Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel Chemistry Bucket. Today we are going to start our unit 3 which is periodic table and periodicity of element. In today's lecture we are going to learn about periodic table. सबसे पहले हम periodic table के introduction को explain करेंगे कि बेसिकली पीरियोडिक टेबल है क्या। इंट्रोडक्शन के बाद हम पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे कि एलिमेंट को अरेंज करना एक टेबल में ये ख्याल किस साइंटिस्ट के जहन में आया। डोबेरेनियर ने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक लॉ जिसे लॉ ऑफ ट्रेड कहते हैं पेश किया। डोबेरेनियर के लॉ ऑफ ट्रेड में कुछ फ्लॉज थे जिन्हें न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव के ज़रिए दूर करने की कोशिश की। उसके बाद लॉदरमेयर ने लॉ ऑफ ऑक्टेव के डीमेरिट्स को दूर करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी पेश की। इन तमाम साइंटिस्ट की कोशिश को मेंडलीव ने मज़ीद आगे बढ़ाया और अपना पीरियोडिक टेबल लॉ जो है वो पेश किया। वन बाय वन हम इन तमाम साइंटिस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास डोबेरेनियर। डोबेरेनियर ने 1817 को एक लॉ पेश किया। डोबेरेनियर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। डोबेरेनियर ने सबसे पहले एलिमेंट्स को लॉजिकल ऑर्डर और सेट्स में अरेंज किया और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया। डोबेरेनियर एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक लॉ प्रेजेंट किया जिसे लॉ ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। अब लॉ ऑफ ट्रेड की इंट्रोडक्शन के बाद उसकी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट इन अ ट्रेड वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मासेस ऑफ द atomic mass of the second element in that trade. What does it mean? लॉ ऑफ ट्रेड जो है बेसिकली क्या है कि अगर 3 एलिमेंट्स के एक ट्रेड बनाया जाए तो पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास की एवरेज निकाला जाए तो जो एवरेज आता है वो क्या होता है? सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ टेबल पे नज़र आ रहा होगा। नंबर 1 ट्रेड है हमारे पास लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को अगर उसके एटॉमिक मास को ऐड कर दिया जाए और उसकी एवरेज निकाली जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज़ लिथियम जिसका एटॉमिक मास है 7, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का क्या है 39। अब क्या है? लिथियम और पोटेशियम के हम एटॉमिक मास को ऐड करेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे विच इज़ द फॉर्मूला फॉर एवरेज। तो आंसर आपके पास आ गया 23। अब 23 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। इसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के साथ भी हमने ऐसे किया। कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मासेस को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया और आंसर आपके पास आ गया 88 विच इज़ द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम। इन द सेम मैनर हमने सेम प्रोसीजर थर्ड ट्रेड के लिए किया जो कि है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें क्लोरीन और आयोडीन के हमने एटॉमिक मासेस को ऐड किया और फिर उनकी एवरेज निकाली तो हमारे पास आंसर आ गया 81 विच इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। अब जो है कुछ जो इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी या डीमेरिट्स थे। अब वो इस डीमेरिट्स को हम इस तरह समझते हैं तमाम एलिमेंट्स के को ट्रेड की फॉर्म में अरेंज करना पॉसिबल नहीं था। मोस्टली जिनके मासेस बहुत लो थे या जिनके बहुत ज़्यादा थे। तो इन दोनों कंडीशन में जो है डोबेरेनियर का ट्रेड वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसी तरह आप अगर एग्जांपल ले लें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की, तो फ्लोरीन और ब्रोमीन के अगर आप एटॉमिक मासेस को ऐड करके उनकी एवरेज निकालें तो उनका आंसर क्लोरीन के एटॉमिक मास के इक्वल नहीं आता। इसीलिए ये मोस्टली बाकी एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था। तो इस वजह से जो है इस लॉ को एज बेस तो मानी जाती है लेकिन इसे एज अ मेन लॉ प्रेजेंट नहीं किया जाता। डोबेरेनियर के लॉ ऑफ ट्रेड के बाद मज़ीद इन चीज़ पर पीरियोडिक टेबल पर काम हुआ तो फिर जे न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। जे न्यूलैंड एक इंग्लिश केमिस्ट हैं। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के
इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। हमने न्यूलैंड के लॉ को जो है उसका इंट्रोडक्शन तो दे दिया, जिसे बेसिकली लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं। अब इसमें स्लाइड में हम उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे और उसकी लिमिटेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को 7 ग्रुप्स में अरेंज किया, और जो उसका हर एक की प्रॉपर्टी थी वो पहले मेंबर से सिमिलर होती थी। इस ग्रुप को ऑक्टेव, और इनके जो 7 मेंबर्स के ग्रुप्स थे उनको ऑक्टेव्स कहा जाता था। अब लिमिटेशन की बात आ गई। न्यूलैंड ने तमाम एलिमेंट को जो है इस तरह अरेंज किया, लेकिन जब उसने मज़ीद एलिमेंट्स को जैसे फर्दर डिवाइड करने अरेंज करने की कोशिश की, तो जो उसने लॉ पेश किया वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। मतलब जैसे उसने ये बात की कि हर जो है वो एलिमेंट्स को 7 सेट्स में डिवाइड किया जाए, और जो 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट से सिमिलर होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो कि पॉसिबल नहीं था। लॉ ऑफ ट्रेड और लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद लॉदरमेयर ने अपना एक लॉ पेश किया, जिसे लॉदरमेयर पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है। लॉदरमेयर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, पीरियोडिक टेबल के अर्लीस्ट वर्जन में लॉदरमेयर को एक पॉइनियर की हैसियत हासिल है। लॉदरमेयर पीरियोडिक लॉ के इंट्रोडक्शन के बाद अब बढ़ते हैं इनकी स्टेटमेंट की तरफ। इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या मासेस अरेंज किया जाए तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटीज़ रेगुलर इंटरवल पर अपीयर होंगी। फॉर एग्जांपल, अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने एटॉमिक वेट को लिया है, जबकि वाई एक्सिस पर हमने एटॉमिक वॉल्यूम को लिया है। इनकी वैल्यूज़ के हिसाब से हमने एलिमेंट को प्लेस किया, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही लोकेशन पर प्लॉट हो गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे जो टॉप पोजीशन पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तमाम आपको हाइट जो है वो सबकी पीक्स पर नज़र आ रहे हैं। तो इन तमाम की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी, तो इसी वजह से इनकी जो ग्राफ पे जो प्लॉट हैं जो वो हुए हैं, उनकी जो लोकेशन है वो सिमिलर है। लॉदरमेयर की क्लासिफिकेशन में क्योंकि बेसिकली बेस कर रही है बहुत सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक साइज़ेस वगैरह पर बेस करती है। अब हर एलिमेंट की ये तमाम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ याद करना और उनको मेमोराइज़ करना और उसको प्लॉट करना एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर था। इसीलिए जो है वो लॉदरमेयर की क्लासिफिकेशन इतनी पज़ीराई हासिल नहीं कर सकी। लॉदरमेयर की जो है वो क्लासिफिकेशन वो इतनी पज़ीराई हासिल नहीं कर सकी। इस वजह से फिर मज़ीद साइंटिस्ट ने जो है इस काम को आगे बढ़ाया, जिसमें से जो साइंटिस्ट जिनका काम जो है वो आज तक याद रखा जाता है वो है मेंडलीव। मेंडलीव जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया, और मेंडलीव ने 65 एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप की फॉर्म में अरेंज किया। और मेंडलीव ने एक और काम ऐसा किया कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़ी, क्योंकि उन्हें इस बात का इदराक था कि अब इसके बाद भी मज़ीद एलिमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कवर हो सकते हैं। मेंडलीव्स लॉ, जिसे हम ओल्ड पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, मेंडलीव्स लॉ के मुताबिक द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक वेट्स। अब इसका क्या मतलब, विद द पैसेज ऑफ अ रेगुलर इंटरवल के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो चेंज करते जाते हैं। और जो है मेंडलीव्स ने जो है क्योंकि अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी, जो कि उसने ये प्रेडिक्शन जाहिर की कि नए एलिमेंट भी डिस्कवर हो सकते हैं, तो जो उसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। और उसके बाद जो उसने ग्रुप्स बनाए उनको कॉलम का नाम दिया, और जो पीरियड्स बनाए उनको सीरीज़ का नाम दिया।
अब मेंडली पीरियोडिक लॉ के भी कुछ लिमिटेशंस थी, जिसमें से वो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे, और आइसोटोप्स की जो पोजीशन है उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया, और कुछ एलिमेंट्स को जिनके एटॉमिक मासेस ज़्यादा थे उन्हें लेसर एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक वेट कम थे उनसे पहले प्लेस कर दिया। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी, इस वजह से जो है मेंडली पीरियोडिक लॉ में मज़ीद तब्दीलियाँ या उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत थी, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ज़रिए अमल में आई। Okay students, that's all for today's lecture. Thank you for watching. Allah Hafiz.